जून की दोपहरी पड़ रही थी और जून में आपको पता है लू चलती है, ताती हवा होती है, गर्म हवा होती है। तो दोस्तों जून की दोपहरी में एक रिक्शा वाला होता है और वह अपने मुंह पर गमछा लपेटकर रिक्शा चला रहा होता है। उसके रिक्शे में एक लड़की आकर बैठ जाती है और लड़की ने भी अपने मुंह पर चुन्नी लपेटे हुई थी लू से बचने के लिए। तो दोनों रिक्शे में बैठ जाते हैं और दोस्तों उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद जो रिक्शा वाला होता है वह कहता है कि मैडम मुझे प्यास लगी हुई है और सामने शीतल जल की टंकी है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो मैडम कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पानी पियो, गर्मी पड़ रही है। उसके बाद जो लड़का होता है वह पानी पीने के लिए उस शीतल जल की टंकी पर पहुँच जाता है और वहाँ जा कर के अपना गमछा अपने चेहरे से हटाता है। जैसे ही वह अपने चेहरे से गमछा हटाता है तो जो लड़की होती है एकदम से उतरती है रिक्शे से और छाता निकालती है, छाता खोल करके उसके ऊपर छाते से छाँव करने लगती है। उसके बाद लड़का कहता है कि अरे मैडम ये तो गर्मी का टाइम है, मुझे तो रात दिन ऐसे ही चलना पड़ता है, आप चलिए अंदर बैठिए। उसके बाद ये दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर लड़की जब उस ऑटो रिक्शा से उतरती है और अपना जो मुंह पर लपेटी हुई चुन्नी थी उसको हटाती है तो लड़का उस लड़की को देखकर और लड़की उस लड़के को देखकर दोनों रोने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आखिर क्या तो हुआ था, क्या यह मामला था, इस घटना से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो पूरी वाकया को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक लड़की जिसका नाम होता है सुमन और उसकी 4 बहनें थी, उसके माता पिता थे और उसके जो माता पिता थे उनको सुमन की शादी की चिंता सताने लगती है क्योंकि लड़की 21 साल की जो हो चुकी थी। इधर एक लड़का होता है महेश जिसका माता पिता है घर में और एक छोटा भाई है और खेती बाड़ी है इन पर, यानी कि छोटे मोटे किसान हैं। तो लड़का का जो परिवार होता है पूरा किसान होता है। अब इधर जो लड़के के माँ बाप होते हैं उनको भी अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगती है क्योंकि बेटा भी 22 साल का हो चुका था। तो अब जो माँ बाप होते हैं महेश के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। इधर जो सुमन के माँ बाप होते हैं वह सुमन के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का मिलाप होता है और इन दोनों का जो रिश्ता है वो तय कर दिया जाता है। तय करने के बाद शादी की तारीख आती है और शादी की तारीख पर बड़े धूमधाम से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। सुमन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी दोस्तों। शादी के बाद दुल्हन बन करके वह अपने पति महेश के घर पर जाती है। महेश भी जब अपनी पत्नी को देखता है तो सोचता है कि परियों की रानी और चांद तारों में से उतर कर आई है मेरी दुल्हन। और जो सास ससुर थे वे भी काफ़ी खुश थे कि उनके बेटे की पत्नी इतनी सुंदर जो आई है। अब तो यहाँ पर दोस्तों खूब उस सुमन को सम्मान दिया जाता, प्यार से उसको अपने घर में रख रहे थे वो सभी लोग। लेकिन अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद जो सुमन होती है वह पढ़ना चाहती थी लेकिन पिता ने मजबूरी में शादी कर दी क्योंकि और भी 4 बहनें बाकी हैं, उनकी भी शादी करनी है। तो समय से ही सुमन की शादी कर दी और पढ़ाई लिखाई उसकी छूट चुकी थी। अब यह बात वो अपने पति जिसका नाम होता है महेश उससे कहती है कि महेश मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, क्या मुझे तुम पढ़ा पाओगे। जो महेश होता है सीधा साधा भोला भाला खेती बाड़ी किया करता था, माँ बाप के साथ खेतों में लगा रहता। महेश कहता है कि तुम पढ़ो और पढ़ लिख कर कुछ बड़ी अफसर बन जाओ जिससे कि मैं भी तुम्हारा पति होने पर गर्व करूंगा। दोस्तों यहाँ पर महेश उसको पढ़ने की छूट दे देता है, उसकी फीस उसको एडमिशन दिलाना कोचिंग वगैरह में सारी चीज़ें यहाँ पर इंतज़ाम कर देता है। लेकिन दोस्तों किस्मत की बात, वहाँ पर जाने के बाद जो लड़की होती है सुमन उसकी बहुत सारी सहेलियाँ बन जाती हैं और सहेलियों से बातचीत करने लगती है। और इधर जब सहेलियों से फ़ोन पर बातचीत करती है तो महेश का जब फ़ोन जाता है तो वह बिजी मिलता है। महेश को लगता है कि उसकी पत्नी हाथों से निकल गई है और वह अपनी पत्नी सुमन को अब डांटने लगता है, धुतकारने लगता है। कहता है कि तू बाहर मुंह मारती फिरती है, तुझे शर्म आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों लड़की रो रो कर कहती है कि नहीं महेश, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ही सीधी सादी हूँ, इस तरह की मैं नहीं हूँ, मैं अपनी पढ़ाई से ध्यान रखती हूँ, बस मुझे और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह जब उसको उल्टा और न जाने क्या क्या कहता है तो लड़की को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। वह अपने पापा के पास फ़ोन करती है क्योंकि महेश उसमें पिटाई भी लगा देता है। पापा के पास फ़ोन करती है, पापा उसको वहाँ से ले जाता है, सोचता है कि शायद 2-4-10 दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा, फिर से बेटी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेटी अब वापस आने का नाम नहीं ले रही थी और वह तलाक का केस डाल देती है। तलाक का केस जैसे ही डाला जाता है तो लड़के को जब पता चलता है उसका गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब तो दोस्तों वह भी तलाक दे देता है। तलाक होने के 4 साल के बाद
अब दोस्तों 4 साल गुजर जाते हैं तलाक के। 4 साल के बाद जो लड़की होती है उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि बेटी शादी कर ले, क्योंकि बहुत लंबा जीवन हो जाता है, किस तरह से काटोगी, कैसे कटेगा। लेकिन बेटी कहती है नहीं बाबा, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अब अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू करूँगी। तो अपने पढ़ाई लिखाई को दोबारा से चालू कर देती है। पढ़ाई लिखाई चालू हो जाती है और बहुत समय गुजर जाता है। और दोस्तों जब तलाक हुआ था तो कुछ रकम देनी पड़ती है महेश को, जो कोर्ट ने डिसाइड की थी। तो रकम को देने के चक्कर में उसके सारे जो खेत होते हैं वो बिक जाते हैं, बस घर रह जाता है। तो महेश की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब तो यहाँ पर यह लड़की सुमन पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाती है और यह एसडीएम में इसका सिलेक्शन हो जाता है और यह ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ के लिए घर से निकल जाती है। जैसे ही ये घर से निकलती है तो शहर में पहुँचने के बाद ऑटो करने लगती है, क्योंकि उसको रेलवे स्टेशन पर जाना जो था। रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो वाले मांग रहे थे 200, कोई देर मांग रहा था 150, लेकिन लड़की कहती है ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े कम पैसे मांगो। उधर एक ऑटो वाला खड़ा हुआ था, मुंह पर उसने गमछा लपेटा हुआ था। इधर लड़की ने भी मुंह पर जो अपनी चुन्नी है वो लपेटे हुए थी, क्योंकि लू चल रही थी, गर्मी का मौसम था। तो वह लड़का आता है ऑटो लेकर के, कहता है मैडम कहाँ जाना है। लड़की कहती है रेलवे स्टेशन पर जाना है, चंडीगढ़ जाऊँगी। तो लड़की कहती है उससे भाई मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं दूँगी, 80 रुपये दे सकती हूँ मैं। लड़का कहता है कि ठीक है मैडम आप बैठो, 80 रुपये दे देना, क्योंकि मेरी बोहनी भी नहीं हुई है और तुम 80 रुपये दे देना। तो लड़का लड़की को बिठा करके चलाने लगता है ऑटो को। कुछ दूर जाने के बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लड़के को प्यास लगती है। कहता है मैडम मुझे प्यास लगी हुई है, सामने ठंडे जल की टंकी है, तुम्हें पानी पी लूँ। मैडम कहती है हाँ मुझे कोई देर नहीं हो रही है, ट्रेन भी अभी लेट आएगी, तुम पी लो पानी। जैसे जाकर लड़का मुंह से कपड़ा हटाता है, लड़की उसकी तरफ देख रही थी, तो वह लड़का उसका पति महेश था और वह लड़की थी सुमन। दोस्तों आपको पता ही है, सुमन को इस हालत में देखकर लड़की को बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है कि इसके पास खेत था, अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, घर परिवार अच्छा खासा, ये यहाँ पर ऑटो चला रहा है और वो भी गर्मी में। तो सुमन को दया आ जाती है, आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन अभी अपने आंसुओं को छुपा रही थी और बाहर जाकर उसके पास छतरी थी, छतरी को वह पानी पीते हुए महेश के ऊपर कर देती है। क्योंकि दोस्तों जो पहली शादी और पहला प्यार जो होता है वो उसका तो रंग अलग ही होता है, वो अपनापन ज़्यादा फील होता है वहाँ पर। तो महेश कहता है अरे मैडम गर्मी का तो रोज़ का काम है हमारा, रोज़ रात दिन यही काम करते हैं, आप बैठिए अंदर चलिए, गर्मी पड़ रही है। उसके बाद दोस्तों स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। रास्ते में सुमन उसको बार बार देख रही थी कि इसकी हालत आखिर ऐसे हो कैसे गई जो ऑटो चला रहा है। उसके बाद जब स्टेशन पर पहुँचते हैं वह मांगता है कि मैडम पैसे दे दीजिए। तो मैडम पैसे देने लगती है, 80 रुपये की जगह 100 रुपये देती है और उसके बाद अपनी चुन्नी मुँह से हटा देती है। जैसे चुन्नी को मुँह से हटाया जाता है तो महेश की नज़र सुमन के ऊपर पड़ती है, तो महेश की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। अब तो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से रो रहे थे और जो लड़की होती सुमन महेश को गले लगा लेती है और इधर उधर के जो लोग थे वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि भाई ऑटो वाला और एक लड़की उसकी पैसेंजर दोनों गले मिल रहे हैं, दोनों रो रहे थे। तभी जो महेश होता है वह सुमन से कहता है कि चलो एक साइड में चलते हैं, वहाँ पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो दोनों एक साइड में चले जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर सुमन पूछती है महेश से कि तुम इस हालत में कैसे आए, ये ऑटो किसका है। महेश कहता है किराए का है, दिन भर चलाता हूँ तो इसका जो किराया होता है उसको देने के बाद जो मेरे पास बचता है उसको घर ले जाता हूँ, उससे भी गुजर बसर अच्छे से नहीं होता है। अब सुमन कहती है तो ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसे ऑटो चलाने लगे। महेश कहता है सब तुम्हारी मेहरबानी है, तलाक जब दिया था तो तुम्हें बहुत सारे पैसे जो देने थे तो खेती बाड़ी बिक गई और पूरा परिवार मेरी नौकरी के ऊपर आश्रित हो गया। नौकरी भी इतनी नहीं थी और 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी थी तो परिवार चल नहीं पाता था। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि ऑटो चलाऊँगा, कुछ पैसे ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद लड़की की आंखों में और ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, लेकिन महेश कहता है कि देखो मुझसे जो हुआ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सहेलियों से पूछा तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने बताया कि उसका ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं था, वो सिर्फ हमसे बात करती थी। इसके बाद महेश कहता है मैं बहुत पछताया, लेकिन तुमने तलाक का केस भेज दिया था, तलाक को कोर्ट में ले गई थी तुम और तलाक हो गया था, तो अब मैं करता भी क्या, मेरा भी अहम था, मैं भी घमंड में था। लेकिन अब महेश कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। अब दोस्तों सुमन कहती है कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। लेकिन महेश कहता है कि तुमने शादी कर ली। लड़की कहती है नहीं मैं शादी नहीं की मैंने, क्योंकि मेरी नज़रों में से तुम निकले ही नहीं, मेरे दिल में तुम घर बनाकर बैठे हुए थे। अगले क्षण महेश कहता है चंडीगढ़ क्या काम है। तो अब लड़की कहती है सुमन चंडीगढ़ में इसलिए जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे तलाक के बाद पढ़ाई लिखाई की और मेरा एसडीएम में सिलेक्शन हो गया है और मैं एसडीएम की कोचिंग लेने के लिए जा रही हूँ। अब यह बात सुनने के बाद महेश बहुत खुश होता है, चलो तुम अपनी मंजिल में कामयाब तो हो गई, अच्छी बात है।
जाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई, अच्छे से कोचिंग करना और अच्छे से ड्यूटी करना। और हमारे भाग्य में तो यही ठोकरें लिखी हैं। लेकिन दोस्तों सुमन अपना नंबर पर्ची पर लिखकर महेश को दे देती है और उसके बाद वह चंडीगढ़ चली जाती है। व्हाट्सएप पर बातें होती हैं, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसके बाद सुमन कहती है कि महेश तुम यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी 25-30 हज़ार की। और उसके बाद दोस्तों वह महेश को अपने पास बुला लेती है। भाई थी तो उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी थे। और उसके बाद दोनों एक कमरे में रहने लगते हैं और महेश अच्छी खासी नौकरी वहाँ पर प्राप्त कर लेता है। अपनी पत्नी के सामने सारे गिले शिकवे दोनों के दूर हो जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मंदिर में जाकर घर वालों को बताते हैं, घर वाले राज़ी हो जाते हैं कि हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी होने के बाद इन दोनों को एक बेटा पैदा होता है। उसके बाद जब दोनों पति पत्नी अपने गांव जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी अचंभे में रह जाते हैं कि ये दोनों तो वापस एक हो गए। तो इस तरह से दोनों मिल जाते हैं दोस्तों एक ही जीवन के अंदर। ज़िंदगी के अंदर कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर एक दूसरे के प्रति विश्वास उठ जाता है, लेकिन समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे मौके पर थोड़ी सी जांच परख कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर शक की वजह से महेश को शक हो गया था, इसकी वजह से इन दोनों का जीवन इतने समय बाद तक ये दोनों एक दूसरे के लिए तरसते रहे। लेकिन दोस्तों एक देखा जाए तो अच्छा भी हुआ। यहाँ से सुमन एसडीएम बन गई और एसडीएम शायद वहाँ से भी बन सकती थी क्योंकि वहाँ पर भी महेश ने पढ़ने लिखने की खूब छूट दे रखी थी। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे दोस्तों? मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जीवन के अंदर न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कई बार सही सलामत चलता हुआ जीवन शक के दायरे में गिर जाता है और कई बार लोग एक दूसरे के ऊपर शक कर बैठते हैं, झूठा शक जिसका कोई वजूद नहीं होता है, और उसकी वजह से अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह कर बैठते हैं। तो किसी के ऊपर बिना सबूत के, बिना वजह के शक ना करें। जब आपको लगे कि हाँ सच में ही ये मामला है, पूरी जांच पड़ताल करें, तब जाकर कोई डिसीजन लें। तब भी मैं यही कहूँगा कि भाई अगर कोई मामला गड़बड़ है तो उसको पहले बातों से निपटाएं, क्योंकि छोड़ना, तलाक देना ये कोई हल नहीं होता है। पहले बातों से समझाएं, अगर बात समझ में आ जाए या बात बन जाए तो फिर एक दूसरे के साथ मिलकर हंसी से रहें। अगर बात नहीं बनती है तो फिर तलाक का रास्ता अपनाएं। ऐसा नहीं है कि किसी की हत्या कर दें, तलाक कर लें, दूर हो जाएं भैया हत्या करने से। तो ये मामले ऐसे हो जाते हैं समाज के अंदर। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब मैं कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल जो कि शिवपुरी से हमारे वीडियोस को कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई, राधे राधे भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत जी, जय हिंद जी। सूरज जी हमारे भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ताजी लोमान ये भी हमें बहुत सपोर्ट करती है हमारी बहन, वेरी नाइस भाई, आपके हर कहानी बहुत अच्छी होती है और सच बात है, किसी को घर पर नहीं लाना चाहिए। जी बिल्कुल। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, नमस्कार सुदेश भाई। और बात है बाइक से जब कॉलेज जाते हैं, जब ही आपके साथ कोई हादसा हो गया था जो आपके हाथ में चोट लगी थी। जी बिल्कुल सलाउद्दीन जी, कॉलेज जाते वक्त बुलेट बाइक थी और वो गिर जाती है और हाथों के बल में ज़मीन पर आता हूँ तो थोड़ी चोट लगती है। थोड़ी चोट धीरे धीरे बड़ी हो जाती है लेकिन वो सही हो जाता है। लेकिन उस समय सड़क की कोई गंदी मिट्टी घाव के अंदर बंद हो जाती है और 15 साल के बाद वो मिट्टी अंदर ही अंदर हड्डी को गला देती है और उसके बाद मेरे हाथ में दर्द होने लगता है और 6-7 ऑपरेशन हुए। गंदी हड्डी को निकाला गया लेकिन फिर भी हड्डी गलने से नहीं रुकी और अंत में हाथ को गंवाना पड़ा। और फिलहाल बीमारी तो नहीं है लेकिन हाथ जा चुका है, लेकिन वैसे सही हूँ, सुखी हूँ। दर्द बहुत होता था, 3 साल तक बहुत दर्द झेला है। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सर जी प्यार का भूत जब तक उतरता है तब यही हाल होता है जो यहाँ नाजिया और उसके प्रेमी के साथ हुआ। रशीद और नाजिया को ऐसा प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए था। रुदौली जिला अयोध्या, पत्नी का नाम सिका मिश्रा जी बिल्कुल। प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। रामराज गौड़ यूपी 52 देवरिया से हैं। आज हमारे फौजी भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद, फौजी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी करनी वैसी भरनी, जय हिंद। जी बिल्कुल, फौजी भाई हमारे बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और उनको सपोर्ट करिए, हम भी सपोर्ट करते हैं। फौज देखिए अपनी जान को जोखिम में डालकर, फौज किसी भी देश की हो, हमारे देश की फौज अपनी जान को जोखिम में डालकर फ़िलहाल बॉर्डर पर खड़ी हुई है। हम चैन से सो रहे हैं और वो वहाँ पर अपनी छाती को गोला बारूद के आगे कर देते हैं और अब बहुत सारे फौजियों की जान भी जा रही है। बड़ा दुख होता है। ये आपसी जो मतभेद होते हैं देशों के अंदर, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई युद्ध ना हो
लेकिन कई बार मजबूरियाँ ऐसी फंस जाती हैं, युद्ध की परिस्थितियाँ आती हैं और झेलनी पड़ती हैं। वरना तो दोस्तों उनको पूछिए आप जिनके घरों में से जिनके पिता फौज में रहे हों, भाई फौज में रहे हों, बेटे फौज में रहे हों, युद्ध की जैसे घंटी बजती है तो उनके ऊपर जो बीतती है ना वो तो वही जानते हैं, क्योंकि उनका लाल उस रणभूमि में बैठा हुआ है। हम और आप तो ऐसे हैं कि अगर मान के चलो हमारे और आपके शहर में कोई माहौल ख़राब है या गोला वगैरह गिरता है तो हम शहर बदलने की कोशिश करेंगे भाग करके कि दूसरे शहर में चले जाते हैं, यहाँ पर तो माहौल ख़राब हो गया है। लेकिन फौजी भाई अगर बॉर्डर पर कुछ होता है और फौजी भाई छुट्टी पर है तो अपने घर परिवार को त्याग करके सीधा बॉर्डर पर जाता है और वहाँ पर अपना सीना आगे कर देता है और गोला बारूद को हम तक नहीं आने देता। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, जय जवान जय किसान। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।